मुझे बेचकर गहरे पहाड़ों के बीच लाया गया था, लेकिन जब मैंने चारों तरफ देखा तो अचानक मुझे एहसास हुआ ये जगह तो मेरा ही पुराना गांव है। मेरे होठों पर धीरे धीरे एक अजीब सी मुस्कान आ गई। इस बार वो मेरे हाथ लग चुका है। अब देखती हूँ वो मुझसे कैसे भागेगा। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक सूखे लकड़ी के कमरे में पाया। तभी मुझे अचानक सब याद आ गया। ग्रेजुएशन ट्रिप के दौरान बस में मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे एक गिलास जूस दिया था। जूस पीते ही मुझे अजीब सा चक्कर आने लगा और कुछ ही देर में मैं बेहोश हो गई। बेहोशी के बीच बीच में मुझे हल्का हल्का सुनाई दे रहा था कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कहीं बेचने की बात कर रहा है, लेकिन ये लकड़ी वाला कमरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। अचानक मुझे बचपन की एक याद आई। जब मैं 8 साल की थी, मैं भी ऐसे ही एक कमरे में गांव के मुखिया के मूर्ख बेटे के साथ खेलती थी। हम दोनों दीवारों पर चित्र बनाते थे। मुझे साफ साफ याद है उस समय मैंने दीवार पर एक तितली बनाई थी। मैंने तुरंत दीवार की तरफ देखा और सच में वहाँ अभी भी वही तितली बनी हुई थी। मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। तो इसका मतलब मुझे बेचकर मेरे ही पुराने गाँव में लाया गया है, और वो भी मुखिया के उसी मूर्ख बेटे के घर। मेरे चेहरे पर धीरे धीरे एक शैतानी मुस्कान फैल गई। इस बार मेरा बॉयफ्रेंड मेरे हाथ लग चुका है। अब देखती हूँ वो कैसे बचकर भागेगा। कुछ ही देर बाद मुखिया का वो मूर्ख बेटा मुझे ढूंढते हुए आ गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला वो मुझे देखकर दंग रह गया। शाओशुए, तुम यहाँ कैसे? अच्छा है, इतना भी बेवकूफ नहीं हुआ है अभी तक। कम से कम मुझे पहचान तो लिया। मैंने उसे इशारे से पास बुलाया। वो बचपन की तरह ही उछलता कूदता मेरे पास आ गया। मैंने उससे पूछा मुझे यहाँ कौन लेकर आया है? उसने कहा एक आदमी, शायद उसका नाम कुन है। ये सुनते ही मुझे सब समझ आ गया। साई कुन, वही मेरा बॉयफ्रेंड है। मैंने दांत भींचते हुए पूछा वो कमीना अभी भी गाँव में है? मूर्ख लड़के ने सिर हिलाया। हाँ वो यही है। मैं हल्का सा मुस्कुराई। बहुत अच्छा, अभी तुम अपनी माँ के पास जाओ और उन्हें बताओ कि मुझे बेचकर यहाँ लाया गया है। फिर उनसे कहना आज रात तुम्हारे घर दावत रखनी है। जैसे ही उसने दावत का नाम सुना उसकी आंखें चमक उठी। वो तुरंत खुशी खुशी सिर हिलाने लगा। फिर अचानक उसने पूछा क्या तुम सच में मेरी पत्नी बनना चाहती हो? मैंने बिना सोचे उसके सिर पर 2 जोरदार चपत मार दी। वो घबरा कर पीछे हट गया। नहीं नहीं, मुझे इतनी गुस्से वाली पत्नी नहीं चाहिए। दूसरों की पत्नियां तो बहुत समझदार होती हैं, तुम जैसी नहीं। मैंने भौहें चढ़ाकर पूछा मैं कैसी? वो थोड़ा रुका, फिर बोला तुम तो बहुत दबंग हो। मैं हंस पड़ी। फिर मैंने उससे पूछा बताओ उस आदमी ने मुझे यहाँ बेचने के लिए कितने पैसे दिए? मेरे मन में अंदाजा था कम से कम 20 लाख तो होंगे। आखिर मैं एक जिंदा इंसान हूँ और एक खूबसूरत लड़की भी। लेकिन तभी उस मूर्ख लड़के ने गर्व से 2 उंगलियां उठाई। 20,000। मैं अवाक रह गई। क्या सिर्फ 20,000? इतने पैसों में तो शहर में 1 वर्ग मीटर जमीन भी नहीं मिलती। लेकिन एक जिंदा इंसान खरीदा जा सकता है। मैंने गहरी सांस ली। जो इंसान सिर्फ 20,000 के लिए अपनी आत्मा बेच सकता है उसे एक दिन उसकी सजा जरूर मिलेगी। थोड़ी देर बाद मैं अपने घर की तरफ चल पड़ी। पीछे से वो मूर्ख लड़का चिल्लाया शाओशुए तुम कहाँ जा रही हो? मैंने होठों में घास दबाई और सीटी बजाते हुए कहा। घर पहुंचने के बाद मैंने नहाया। फिर मैंने अपने माँ पापा और छोटे भाई को सब कुछ बता दिया कि कैसे मेरे ही बॉयफ्रेंड ने मुझे बेच दिया। ये सुनते ही सबके चेहरे गुस्से से भर गए। माँ पापा गुस्से में बोले उस कमीने को छोड़ेंगे नहीं, आज ही उसे पकड़कर अच्छी तरह सबक सिखाएंगे। फिर मैंने अपने 8 साल के छोटे भाई से पूछा अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुम क्या करते? वो थोड़ी देर सोचने लगा, फिर बिल्कुल बड़े लोगों की तरह बोला पुलिस को बुलाता, उसे गिरफ्तार करवाता और पुलिस अंकल से कहता कि उसे अच्छी तरह समझाए। मैं मुस्कुराई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली नहीं, इतनी आसान सजा नहीं, पहले उसे अच्छी तरह पीटना चाहिए, फिर पुलिस को देना चाहिए। इसके बाद मैंने माँ पापा को मुखिया के घर आज रात होने वाली दावत के बारे में बताया। मैंने अपना बैंक कार्ड निकालकर पापा के हाथ में रख दिया। पापा मैंने शहर में काम करके काफी पैसे कमाए हैं, इस कार्ड से 20,000 रुपए निकाल लेना और आज रात मुखिया के घर वापस कर देना। माँ पापा मुझे देखते रहे। उनकी आंखों में प्यार और गर्व के आंसू आ गए। लेकिन उस कमीने के 20,000 रुपए मैं खुद उससे वापस लूंगी। मैंने गांव के लोगों से पूछताछ शुरू की कि वो आदमी अभी कहाँ है। पड़ोस के एक आदमी ने धीरे से मुझे बताया अभी अभी उसे कस्बे में देखा था, वो मसाज सेंटर से लौट रहा था। ये सुनते ही मेरा खून खौल उठा। वो मेरी बेचने की कीमत के पैसे लेकर गंदी जगहों पर मौज कर रहा था। अगर किस्मत से मुझे मेरे ही गाँव में न लाया जाता तो शायद मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। रास्ते में मुझे वही मूर्ख लड़का मिल गया। मैंने उससे कहा मुझे तुम्हारे घर ले चलो, लेकिन इस बार मुझे एक नाटक करना था। मैंने उससे कहा एक रस्सी लाओ और मेरे हाथ बांध दो। वो थोड़ा घबरा गया। अरे धीरे बांधो, इतना कसकर क्यों बांध रहे हो? मेरे हाथ लाल हो गए थे। वो हंसते हुए बोला माफ करना शाओशुए। वो आगे आगे चल रहा था और मैं पीछे पीछे। सच में ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेची हुई लड़की कहीं ले जाई जा रही हो। मेरी जिंदगी में मैंने कभी इतनी बेइज्जती महसूस नहीं की थी, लेकिन मुझे लगा अभी ये काफी नहीं है। मैंने सोचा मुझे और भी बेचारी और पीड़ित दिखना होगा। मैं खेत के पास गई, वहां से मिट्टी और राख उठाई और अपने चेहरे और कपड़ों पर लगा ली। फिर मैंने अपनी खुली बाहों को जोर से नोच लिया ताकि वहां लाल निशान पड़ जाए। अब मैं बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे किसी को पीट कर और बांध कर लाया गया हो। शाम हो गई और आखिरकार दावत शुरू हो गई। दोनों परिवारों की निगाहें बार बार मेरे बॉयफ्रेंड पर जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सबकी नजरें उसके आर पार हो जाएंगी। मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ा हैरान होकर बोला तुम सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरी माँ मुस्कुराकर बोली कुछ नहीं, बस सोच रहे थे इतना सुंदर लड़का है, पता नहीं इसकी कोई पत्नी है या नहीं। हम तो सोच रहे थे अपनी बेटी से तुम्हारी शादी करते हैं। लेकिन जैसे ही मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरी माँ का देहाती लहजा सुना उसके चेहरे पर साफ साफ नफरत दिखने लगी। वो घमंड से बोला अरे बूढ़ी औरत, तुम बेकार में चिंता कर रही हो। मैं इतना हैंडसम हूँ, मुझे गर्लफ्रेंड की कोई कमी नहीं। वो खुद को बहुत मजाकिया समझ रहा था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसकी नीच सोच और घटिया चरित्र उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। तभी मूर्ख लड़का हंसते हुए बोला चलो सब लोग शराब पियो, आज जश्न मनाते हैं क्योंकि मुझे इतनी सुंदर पत्नी मिली है। सब लोग धीरे धीरे शराब पीने लगे। जब शराब का गिलास मेरे बॉयफ्रेंड के पास पहुंचा तो उसने बिना किसी शक के मूर्ख लड़के के कंधे पर हाथ रखा और गिलास उठा लिया। फिर वो हंसते हुए बोला जब तुम्हारा मन भर जाए तो उसे मुझे भी दे देना, मैं भी थोड़ा मजा ले लूं। उसकी बात सुनकर मैं अंदर से सिहर उठी। आखिर इतने सालों से मैंने उसे कभी अपने करीब आने नहीं दिया था क्योंकि मैं थोड़ी पारंपरिक सोच की थी। शायद यही वजह थी कि उसने मुझे बेच दिया। ये सोचकर मेरे दिल में गुस्से की आग और
और भी तेज जलने लगी। अजीब है, मुझे इतनी चक्कर क्यों आ रही है? इतना कहते ही मेरा बॉयफ्रेंड अचानक धड़ाम से शराब की मेज पर गिर पड़ा। मेरी आंखों में सफलता की चमक उभर आई। मैंने मौका देखकर उसे जोर से कई लातें मारी। बहुत मजा आ रहा था ना, अब मजा चखो। फिर मैंने उसका मोबाइल निकाला और चालाकी से मेरी माँ के नंबर को पुलिस हेल्पलाइन के नाम से सेव कर दिया। जब मेरा बॉयफ्रेंड दोबारा होश में आया तो वो गांव के मुखिया के लकड़ी वाले कमरे में बंधा हुआ था और मैं भी उसके पास ही बंधी हुई थी। जैसे ही उसने आंखें खोली, वो घबराकर चिल्लाया, ये कहाँ है? किस हरामजादे ने मुझे बांध दिया? फिर उसने मुझे देखा। शाउश हुए, तुम यहाँ कैसे हो? मैंने शांत स्वर में उसे बताया, तुम्हें भी गांव वालों ने बेच दिया है। काफी समय से वे तुम्हें देख रहे थे। अब वे तुम्हें किसी अमीर बूढ़ी औरत को बेचने वाले हैं। ये सुनते ही मेरे बॉयफ्रेंड के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वही खुद भी बेच दिया जाएगा। वो घबराकर बड़बड़ाने लगा, क्या उन्हें पता नहीं कि इंसानों की तस्करी गैर कानूनी है? ये अनपढ़ जानवर। उसकी बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर दांत पीसने लगी। जानवर? मैं मन ही मन सोच रही थी, असल जानवर तो तुम हो। अचानक उसे कुछ याद आया। मोबाइल, हाँ मोबाइल। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जेब से फोन निकालने लगा। खुशकिस्मती से फोन में थोड़ी बैटरी बची हुई थी, बिल्कुल वही बैटरी जो मैंने जानबूझकर उसके लिए छोड़ दी थी। मैंने तुरंत उसे उकसाया, जल्दी पुलिस को कॉल करो। अच्छा हुआ उन्होंने तुम्हारा मोबाइल नहीं लिया, जल्दी करो तभी हम बच पाएंगे। बाहर वालों को शक ना हो इसलिए मैंने कहा, कॉल मत करो, SMS से पुलिस को मैसेज करो। उसने वैसा ही किया। कुछ ही देर में उधर से जवाब आ गया, पुलिस आधे घंटे के अंदर पहुंच जाएगी। ये सुनकर हम दोनों ने राहत की सांस ली। उसी समय मुखिया का मूर्ख बेटा अंदर आया। वो मेरे बॉयफ्रेंड को उस अमीर बूढ़ी औरत से मिलाने ले जाना चाहता था। मेरे बॉयफ्रेंड के लिए ये सबसे बेचैन आधा घंटा था। मैंने धीरे से उसके कान के पास जाकर कहा, पीछे वाले पहाड़ की तरफ एक रास्ता जाता है, अगर तुम्हें मौका मिले तो वहां से भाग जाना। वो मूर्ख लड़का तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। मेरी बात सुनकर मेरा बॉयफ्रेंड भावुक हो गया। वो बोला, मैंने तुम्हें यहाँ बेच दिया, फिर भी तुम मेरी मदद कर रही हो। अगर मैं यहाँ से निकल गया तो मैं जरूर लोगों को लेकर वापस आऊंगा और तुम्हें बचाऊंगा। उसकी बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ी। मैं मन ही मन सोच रही थी, अगर सच में मैं किसी अनजान जगह पर बेची जाती और वो भाग जाता तो खरीदार सारा गुस्सा मुझ पर निकालते। तब तक मैं जिंदा भी रहती या नहीं, कहना मुश्किल था। करीब 20 मिनट बाद अचानक एक आदमी धड़ाम से जमीन पर फेंका गया। चारों तरफ धूल उड़ गई। किसी ने चिल्लाकर कहा, साले भागने की हिम्मत करता है, इसे अच्छी तरह मारो। दोबारा भागने से रोकने के लिए मेरे बॉयफ्रेंड को बहुत कसकर बांध दिया गया। मूर्ख लड़के के इशारे पर कई लोग डंडे लेकर उस पर टूट पड़े। डंडे एक के बाद एक उसके शरीर पर पड़ने लगे। वो दर्द से बार बार चीख रहा था। कुछ ही देर में वो जमीन पर गिर पड़ा और हिल भी नहीं पा रहा था। दरअसल मैंने ही उन लोगों से कहा था, इसे जान से मारना मत, लेकिन अच्छी तरह पीटना। मैं चाहती थी कि वो दर्द महसूस करे। ये था जैसे को तैसा, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। मैं चाहती थी कि उसे पता चले जो लोग सच में बेच दिए जाते हैं वे कैसी पीड़ा सहते हैं। जो दर्द वो अभी सह रहा था वो तो उन लोगों की बेबस और निराशा का 1000वां हिस्सा भी नहीं है। आखिरकार वो दर्द सहन नहीं कर पाया। वो रोते हुए चिल्लाने लगा, मैं शिकायत करूंगा। मूर्ख लड़के ने हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा किया। क्या शिकायत करेगा? मेरे बॉयफ्रेंड को आखिरकार बोलने का मौका मिला। उसने मुझे घूरते हुए कहा, मैं शिकायत करूंगा। ये भागने वाला था, इसने मुझे बताया था कि मौका मिलते ही पीछे के पहाड़ से भाग जाएगा। मूर्ख लड़का हंसा, नाक से तिरस्कार भरी आवाज निकाली, बस इतनी सी बात? फिर उसने कहा, मुझे उन मर्दों से नफरत है जो औरतों की चुगली करते हैं, मारो इसे। डंडे फिर से बरसने लगे। मेरा बॉयफ्रेंड चिल्लाया, ये अन्याय है, तुम लोग सिर्फ मुझे मार रहे हो, उसे क्यों नहीं? मूर्ख लड़का रात होते होते मेरे बॉयफ्रेंड के लिए और भी भयानक चीजें इंतजार कर रही थी। बाहर से लोगों की आवाजें आने लगी। दरवाजा खुला। मुखिया के घर का वो मूर्ख बेटा फिर से अंदर आया। उसके साथ कुछ और लोग भी थे। वे मेरे बॉयफ्रेंड को घूर रहे थे जैसे कोई माल की जांच कर रहा हो। मेरा बॉयफ्रेंड डर से कांपने लगा। तुम लोग क्या करने वाले हो? मूर्ख लड़का हंस पड़ा, डर क्यों रहे हो? अभी तो तुम्हें खरीदार से मिलवाना है। ये सुनते ही मेरा बॉयफ्रेंड लगभग रोने लगा। उसे अब सच में समझ आ चुका था कि जिस जाल में उसने मुझे फंसाया था अब वही जाल उसे निकलने वाला है। थोड़ी देर बाद दरवाजे के बाहर से कदमों की आवाज आई। एक मोटी और उम्रदराज औरत अंदर आई। उसने मेरे बॉयफ्रेंड को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोली, दिखने में तो ठीक है, बस थोड़ा ज्यादा बोलता है लगता है। मेरा बॉयफ्रेंड घबराकर चिल्लाया,